हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीति विश्लेषण को पढ़ेंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, जो भी चीज़ें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नीति विश्लेषण के अंतर्गत समझनी है, पढ़नी है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। जितनी भी बातें हैं, हो सकता है आपको टफ लगें, लेकिन फिर भी जब वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी चीज़ें एग्जैक्ट आपको याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है नीति विश्लेषण, पॉलिसी एनालिसिस। तो इसमें हमें सबसे पहले समझना है कि नीति क्या होती है। ठीक है, नीति क्या होती है, इसे हमें थोड़ा सा समझना है, तो इसे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले रीड करूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। तो नीति संरचना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जिससे वह अपने निर्धारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाती है। वर्तमान राज्य व्यवस्था कल्याणकारी मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जनता की देखभाल करना है और उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सरकार एक नीति का निर्माण करती है या नीति बनाती है और उसी के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करती है। ध्यान से समझिए दोस्तों, आज की अगर हम सरकार की बात करें, तो आज की जो सरकार है वो कल्याणकारी मॉडल पर कार्य करती है। मतलब ये कि जो सरकार है उसको जनता के लिए कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम पहले की बात करें, जैसे कि जब उदारवाद आया था, नया नया उदारवाद की विचारधारा वगैरह आई थी, जो कहती थी कि फ्री मार्केट होना चाहिए और सरकार को जनता के लिए कम से कम कार्य करने चाहिए और सारी चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। सरकार चीज़ें प्राइवेट कर रही है, लेकिन खुद भी सरकार बढ़ चढ़कर एक रोल अदा कर रही है, जिसमें कि सरकार बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने हाथ में रखती है। जैसे कि जो हेल्थ का सेक्टर है, सरकार हेल्थ के सेक्टर में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। एजुकेशन के सेक्टर में सरकार अपना एक योगदान देती है। मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल खुलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलते हैं, ताकि जो आम नागरिक हैं उनका मतलब उनका इलाज हो सके या उन्हें शिक्षा मिल सके या उनकी देखभाल हो सके। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो सरकार के आज के टाइम पर जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा है। जनता की देखभाल से संबंधित जो कार्य हैं सरकार के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मतलब अब सरकार को बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी है। अब पॉलिसीज़ होती क्या हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि सरकार के जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए सरकार को अपने कार्यों को सही से करने के लिए नीति का निर्माण करना पड़ता है। देखो, सिंपल सी बात है, जो कार्य हैं ना बहुत जटिल हो चुके हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आज की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक जो पॉपुलेशन है, भारत की बात कर लो। अब भारत की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, उसमें अलग अलग भाषाई लोग हैं, अलग अलग जाति वर्ग के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेटस के लोग हैं, आर्थिक रूप से अलग हैं, सामाजिक रूप से उनका स्टेटस अलग है समाज में। तो जो विविधता है वो बहुत ज़्यादा है, जो जटिलताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, मतलब कठिनाइयाँ हैं। कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखो तो कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार अपना कार्य करने के लिए नीतियों का निर्माण करती है, ताकि वो अपने सभी कार्यों को, जो भी जनता की भलाई से संबंधित उसको कार्य करने हैं, वो सही से कर सकें। तो यहाँ पे आपको हल्की अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि नीति क्या है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ पर नीति को एक तरह से दिशा निर्देश के रूप में भी समझ सकते हैं कि नीति सरकार का दिशा निर्देश करती है, कि नीति सरकार को एक डायरेक्शन देती है कि सरकार को इस तरह से कार्य करना है। कोई बात नहीं, आगे हम बात करेंगे और भी डिटेल में आपको समझ में आएगा। वर्तमान समय में नीति शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे कि शिक्षाविदों, चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठनों, छात्र और नीति निर्माताओं द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जिससे नीति शब्द विद्यार्थियों और शोधार्थियों यानी कि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके बीच में भ्रमित करने वाला शब्द बन गया है, खासकर इसके परिभाषा को लेकर। लेकिन साधारण शब्दों में कहें तो नीति नियमों का एक समूह होती है, जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। देखिए दोस्तों, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो आज के टाइम में ये जो नीति है, इसका प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो अलग अलग एनजीओज़ वगैरह हैं, जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, वो अलग अलग अर्थ में नीति का प्रयोग करते हैं, नीति शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसी कारण से इसका जो शब्द है, इसका जो अर्थ है इस शब्द का, वो भी थोड़ा अलग अलग है। तो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम रहता है एक विद्यार्थियों के मन में या दूसरे लोगों के मन में कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, और इसकी परिभाषा को लेकर वही एक भ्रमित करने वाली इसकी परिभाषा रहती है। मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इसका अर्थ है, तो इसकी एक निश्चित परिभाषा दे पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी साधारण शब्दों में अगर हम कहें, सिंपल शब्दों में, जो नीति के ऊपर काफ़ी अच्छे से लागू होता है,
कि जो नीति है वो एक नियमों का समूह है, ठीक है। जो नीति होती है वो नियमों का समूह होती है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। सिंपल सी बात है, सरकार को अपना उद्देश्य पूरा करना है कि जो बेरोजगारी है वो कम हो सके। अब सरकार ने कई सारे नियम बनाए, कई सारी प्लानिंग की, कई सारी योजनाएं बनाई जिसको एक पेपर पे पूरा का पूरा लिख लिया गया, ठीक है। कई सारे रूल्स बना दिए गए और पेपर्स पर लिखने के बाद अपना सरकार को उद्देश्य पूरा करना था, इसलिए सरकार ने नियम बनाए, रूल्स बनाए और पेपर पर एक अच्छे से लिख दिया। तो हम कह देंगे कि ये जो पेपर है ये एक नीति है सरकार की। ये जो टॉपिक है, सरकार ने जिस टॉपिक से ये सारी चीज़ें नियम लिख बनाए हैं वो सरकार की एक नीति है। तो ये सामान्य बातें थी कि जो नीति है वो नियमों का एक समूह होती है सामान्य रूप से। बाकी आप एग्जैक्ट अगर नीति को समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग बना लेती है और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। उसी को हम नीति कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक रिचर्ड रोज के शब्दों में कहें तो नीति कोई निर्णय नहीं है अपितु कार्यवाही हेतु मार्गदर्शक होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम एक दार्शनिक के हिसाब से यहाँ पे बात करें रिचर्ड रोज के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा जो नीति है ना वो कोई निर्णय नहीं है। सही बात है, जो नीति है, जो पॉलिसी बनाई गई है वो कोई डिसीजन थोड़ी ना है, वो तो एक डायरेक्शन है कि हम इस तरह से कार्यवाही करेंगे, इस तरह से कार्य करेंगे। अब सरकार ने हेल्थ में सुधार लाने के लिए एक नीति बनाई कि सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी ताकि भारत से पोलियो की ये जो बीमारी थी उसका अंत किया जा सके। अब नीति, पॉलिसी, ये एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत कार्य किए जा रहे हैं और समय समय पर जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें दवा पिलाई जाती है। तो ये क्या है, एक तरीका है, एक मतलब एक एक्शन लिया जा रहा है सरकार की तरफ से अपनी नीति के तहत। तो नीति क्या कर रही है, दर्शक के रूप में काम कर रही है। वो डायरेक्शन दे रही है कि आपको इतने उम्र, जो 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको ये जो दवा है वो आपको पिलानी है। मतलब ये कि जो नीति है वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, वो कोई डिसीज़न नहीं है, ठीक है। एक लंबी चलती है, ये डायरेक्शन देती है सरकार को कि ऐसे ऐसे कार्य करना है। हालांकि नीति को भी सरकार ही बनाती है। तो यहाँ तक हमने नीति को समझ लिया, एक नीति के सामान्य अर्थ को समझ लिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सामान्य अर्थ आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, आपको अगर समझ में आ गया ठीक है। सिंपल सी बात है, सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ प्लानिंग कर लेती है जो कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और उसी को हम नीति कहते हैं। आप ऐसा लिख लो, ऐसा समझ लो। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी बात करें नीति और नियम की, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पढ़ाया था पहले कि जो नीति है वो नियमों का समूह है, नॉर्मली ऐसा भी कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप बात को समझिए, नीति और नियम में अंतर होता है, नीति और नियम में अंतर होता है। जो नीति होती है वो गतिशील होती है, लचीली होती है, जबकि नियम विशेष तथा कठोर होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो पॉलिसी होती है वो लचीली गतिशील होती है, बदलती रहती है, समय के अकॉर्डिंग हम पॉलिसी में बदलाव कर देते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, समय के हमने इंश्योरेंस पॉलिसी आज की डेट में जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम किसी कंपनी की देख रहे हैं, हो सकता है 2 महीने बाद, 2 साल बाद या 20 साल बाद उसमें अंतर दिखाई दे हमें उस पॉलिसी में। वो गतिशील होती है, जो पॉलिसी होती है वो गतिशील होती है, वो बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होना लाजमी है। इसके साथ ही वो लचीली होती है, इतनी कठोर नहीं होती, उसमें परिवर्तन हो सकता है। दूसरी ओर जो नियम होते हैं वो कठोर होते हैं। नियम तो रूल हैं, जैसे कि मैंने आप मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, ठीक है, आप रोड पर चल मतलब आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो और आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, तो रूल कहता है कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूल क्या है, कठोर है, आपसे कोई सहानुभूति आपके प्रति नहीं दिखाई जाएगी और आपसे जो भी जुर्माना लगाया गया वो आपसे वसूला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो रूल हैं वो लगभग निश्चित, जो नियम होते हैं वो लगभग निश्चित होते हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता, और बदलाव होता भी तो नियम तो या तो बदल दिए जाते हैं पूरी तरह या उसे हटा दिया जाता है। ये गतिशील नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे जैसे पॉलिसी है उसमें समय अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया जाए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर वक्त परिवर्तन हो, ये ज़्यादातर कठोर होते हैं। नीतियाँ सामान्यतः नियमों की अपेक्षा विस्तृत होती हैं। सिंपल सी बात है, जो पॉलिसी होती है वो बड़ी होती है। रूल तो देखो सिंपल सी है, रूल को आप 2 लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रूल है कि आप अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको इतने रुपए का जुर्माना लगेगा। रूल को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। रूल को हम ऐसा कह सकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप दूसरे की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, ये भी एक रूल है। हम सभी समान हैं, ये एक रूल है नॉर्मली। हालांकि ये तो अधिकार हो गए। अगर मैं रूल्स को एक्सप्लेन करूं तो आप सिंपल सा समझिए कि रूल्स
जो हैं जो वो पॉलिसीज़ से छोटे होते हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं वो काफ़ी विस्तृत होती हैं। पॉलिसी में बिल्कुल डिफ़ाइन किया जाता है कि हम अपनी नीति को इस तरीके से लागू करेंगे और इतना-इतना उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम नीति में ऐसा बदलाव भी कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, परिभाषित की जाती हैं नीति के अंतर्गत। नीतियाँ तो कार्य करने के लिए मार्गदर्शिका होती हैं, जबकि नियम विशेष रूप से यह बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं किया जा सकता। नियमों के पीछे सामान्यतः बताए गए विशेष दंड होते हैं, परंतु नीतियाँ बिना किसी विशेष तथा पूर्व निर्धारित पनिशमेंट या दंडों को साथ लगाए तथा उनमें परिवर्तन के स्थान रखती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो नीतियाँ होती हैं वो मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती हैं, वो डायरेक्शन देने के रूप में कार्य करती हैं। दूसरी तरफ जो नियम होते हैं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते, वो बस कहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रूल कहते हैं कि रेड लाइट आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है, प्रतिबंधित है ये चीज़, ठीक है। रूल्स ऐसा कहेंगे, लेकिन नीतियाँ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। इसके साथ ही जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनके पीछे पनिशमेंट भी छुपी होती है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, लेकिन नीतियों में कुछ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सामान्य बातें थी, आपने समझ ली, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी से आपको सिंपल सा टॉपिक समझ में आया कि नीति क्या होती है, नीति और नियम में क्या अंतर है। सिंपल सी बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ तक जितना आपने समझा, थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए क्या पढ़ा आपने। अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ ही रहे हैं। वैसे आप रियलाइज़ कर सकते हैं थोड़ा सा, आपने यहाँ तक नीति को समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आपको समझ में आया हो या नहीं आया हो। फ्रेश माइंड रखिए अपना, आगे पढ़ रहे हैं, आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि नीति, लोक नीति कैसे बनती है। वैसे जो अभी हमें आगे पढ़ना है कि नीति विश्लेषण क्या होता है, लेकिन फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो आपको ये पढ़ना है कि एक नीति, लोक नीति कैसे बन जाती है। तो जल्दी से इसे भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अगर मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें कि कोई भी नीति लोक नीति कब बनती है, तो हम इस अर्थ में समझ सकते हैं कि जब किसी भी नीति को राज्य और उसकी संस्थानों द्वारा अपनाया, कार्यान्वित और लागू किया जाता है तो वह लोक नीति का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे सिंपल सा कहा जा रहा है, अगर कोई नीति राज्य बनाए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई नीति राज्य बनाए तो उसे हम लोक नीति कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगर कोई नीति, अगर कोई पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, सरकार की कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई संस्था है, न्यायपालिका हो गई, कोई विधायिका हो गई, कोई मतलब कार्यपालिका हो गई, उससे संबंधित कोई भी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जो कोई रूल बना रहा है, कोई मतलब नीति बना रहा है, पॉलिसी नीति बना रहा है, रूल नहीं, कोई नीति बना रहा है, तो उसको हम लोक नीति कहेंगे, क्योंकि वो सरकार ने बनाई है। सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में आपने समझ लिया कि राज्य के द्वारा बनाई गई नीति को हम लोक नीति कह देते हैं। थॉमस आर डाई, अगर हम इनके शब्दों में बात करें तो कोई भी नीति अनिवार्य रूप से लोक नीति तभी बनती है जब राज्य से उसे वैधता प्राप्त हो। वैधता मतलब लेजिटिमेसी प्राप्त हो, वो लीगल है, या राज्य उसे वैधता प्रदान कर देता है। हॉगवुड और गन का मानना है कि एक लोक नीति कुछ हद तक सरकारी प्रक्रियाओं, प्रभाव और संगठन के ढांचे के भीतर तैयार की गई हो, या कम से कम उसके द्वारा प्रक्रियारत हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य की संस्थाएं अनिवार्य रूप से सार्वजनिक नीति को वैधता का स्रोत प्रदान करती हैं, यानी किसी भी लोक नीति को राज्य की संस्थाओं का समर्थन प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, दो शब्दों में आप यही समझिए दोस्तों, कुछ शब्दों में, कि अगर सरकार कोई नीति बनाए, सरकार अगर किसी पॉलिसी को वैधता प्रदान कर रही है कि हाँ, ये जो पॉलिसी बनाई है ये बिल्कुल लीगल है, ये सरकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही बनी है, तो वो लोक नीति होती है। अगर हम विद्वानों की बात करें, यहाँ पर थॉमस आर डाई का नाम आता है, हॉगवुड और गन का नाम आता है, तो ये क्या हैं? ये बड़े बड़े विद्वान हैं। ये सब साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी है, कोई भी लोक नीति है अगर, तो उसमें सरकारी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, वो सरकारी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनती है, या सरकार का उसमें हाथ होता है कोई। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, सिंपल सी, सरकार उसे वैधता प्रदान करती है, ये होती है लोक नीति। तो कोई भी नीति लोक नीति कब बनती है, ये टॉपिक आपने समझ लिया, जब सरकार उसे बनाए या सरकार उसे वैधता प्रदान करे, या सरकार का किसी नीति को बनाने में कोई हाथ होता है, तो वो नीति लोक नीति बन जाती है।
अब आगे बात कर रहे हैं, तो आगे हम समझते हैं जो कि आपका चैप्टर का नाम ही था कि नीति विश्लेषण क्या है, तो अब हम इसे समझते हैं। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली दोस्तों, अब थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ फिर आगे बढ़िए और नीति विश्लेषण को आप समझिए कि नीति विश्लेषण क्या होता है। साधारण शब्दों में किसी भी लोक नीति को बनाने, उसका प्रबंधन और मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए गए ज्ञान को आमतौर पर नीति विश्लेषण कहा जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे नोट्स के कोई वर्ड्स हार्ड लग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जब मैं समझाता हूँ आई होप आपको समझ में आ जाता है। तो मेन जो मैंने आपको समझाया है आप उसको भी लिखेंगे ना एग्ज़ाम में, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जो सर हैं, जो क्लास टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो खुद एज्यूम करते हैं कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शब्द यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बेकार नहीं है, यूज़ कर लेना। तो यहाँ पर अगर आपको वैसे कोई वर्ड अगर हार्ड लगता है तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, बाकी वैसे मैं समझा देता ही हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें नीति विश्लेषण क्या है, टॉपिक पर आए, नीति विश्लेषण क्या है, तो साफ तौर पर इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि लोक नीति का जब विश्लेषण किया जाए, जब नीति का विश्लेषण किया जाए, जब देखा जाए कि जो नीति बनाई गई उसमें क्या समस्या है, वो नीति कैसे बनी, उसमें क्या खामियां हैं, इस नीति को लागू करने के क्या परिणाम सामने आए, क्या रिजल्ट सामने आए, जब हम ये सारी जांच करते हैं तो इसी को नीति विश्लेषण कहते हैं। इसी को कहते हैं कि हमने पॉलिसी का एनालिसिस कर लिया, पॉलिसी एनालिसिस हमने कर ली। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, आपको समझ में आ गया, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि नीति विश्लेषण क्या है। जब हम नीति को, लोक नीति को बनाने की प्रक्रिया को समझें, जब हम बात करें कि नीति को किस तरह से लागू किया गया, जब हम बात करें कि नीति को लागू करने के बाद क्या रिजल्ट सामने आए, क्या नीति सफल रही, क्या असफल रही, मूल्यांकन करें जब हम उसका, तो ये सारी चीज़ें जब हम एक अरेंज फॉर्म में करते हैं, जब हम एक व्यवस्थित फॉर्म में ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं नीति विश्लेषण। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। नीति विश्लेषण किसी भी नीति या कार्यक्रम के प्रभाव की जांच और उसके मूल्यांकन के माध्यम से संगठनात्मक प्रभावशीलता को मापने की एक तकनीक है। लोक प्रशासन शब्दकोश के अनुसार नीति विश्लेषण नीति या नीति विकल्प के प्रभावों के बारे में सहज निर्णय के लिए एक व्यवस्थित और डेटा आधारित विकल्प है, जिसका उपयोग समस्या मूल्यांकन, निगरानी के लिए, तथ्य के निर्णय उपकरण से पहले मूल्यांकन के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, नीति विश्लेषण सामने आया क्यों? देखो, नीति विश्लेषण सामने इसलिए आया क्योंकि पूरे विश्व में सरकार की भूमिका बढ़ गई है। अब सरकार को अच्छी से अच्छी पॉलिसी लागू करनी है। सरकार के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा है। स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, अफ्रीका की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज कम हैं और लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। पूरे विश्व में ही ऐसा ही है कि रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सरकार है वो अपने लोगों की जो भी आवश्यकता है उनको तभी पूरा कर सकती है जो जब वो अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छी प्लानिंग बनाए। जैसे कि आप बात करते हैं ना कि एक क्रिकेट में एक अच्छे कैप्टन की आवश्यकता है, एक फुटबॉल टीम में एक अच्छे कैप्टन की आवश्यकता है। कैप्टन की हम की डिमांड क्यों करते हैं? ताकि वो एक अरेंज फॉर्म में कम, मतलब अगर टीम थोड़ी कमज़ोर है तब भी वो हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो उसी तरह यहाँ पे नीति पर बल दिया जाता है कि अगर हमारे पास रिसोर्स, पैसे कम भी हैं तब भी हम अच्छी नीति बनाकर अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो नीति का महत्व है आज के टाइम पर वो बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी से अच्छी नीति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सब लोग, मतलब जितनी भी सरकारें हैं देश की, वो सभी चाहती हैं कि हमारे पास अच्छी अच्छी प्लानिंग आए, हम कितने कम रिसोर्सेज में अच्छी से अच्छी नीति बना सकें। तो अब इसीलिए नीति विश्लेषण सामने आया, भूमिका सरकार की बढ़ गई। अब ऐसा मतलब एक नीति विश्लेषण एक उपशाखा के रूप में सामने आया, जिसके द्वारा नीति को अब एनालाइज करना शुरू कर दिया गया। अब जब भी नीति लागू की गई उसके परिणाम देखे गए। नीति लागू करने से पहले देख लिया गया कि भविष्य में इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। अब लोगों ने एक व्यवस्थित फॉर्म में कई सारे नियम बना लिए नीति विश्लेषण करने के, तो उसी के फलस्वरूप नीति विश्लेषण सामने आया। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि नीति विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जो मापती है कि किस तरह से, किस प्रभावशाली ढंग से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया, पॉलिसी को लागू किया गया। तो मतलब कुल मिलाकर ये पॉलिसी को पूरी तरह एनालाइज करती है। यहाँ पे बात आपको समझ में आई। और एनालाइज क्यों किया जाता है? ताकि सिंपल सी बात है, समस्या का मूल्यांकन किया जा सके, देखा जा सके कि जो समस्या वगैरह है वो
सही है या नहीं। नीति अगर बनाई जा रही है किसी समस्या के लिए तो समस्या को भी देख लो भाई, एक बार समस्या को चेक कर लो। ऐसा ना हो कि ऐसी समस्या के लिए नीति बनाई जा रही है जिसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं नीति की। निर्णय सही से लिए जाएं। मूल्यांकन करने के लिए एक सही से मूल्यांकन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए चीज़ों को, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम नीति विश्लेषण को देखते हैं। थॉमस आर डाई की अगर हम शब्दों में बात करें तो सरकार के कार्यवाही के कारणों और परिणामों का विवरण और स्पष्टीकरण। इन्होंने कहा, थॉमस आर डाई ना एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं पब्लिक पॉलिसी। जब भी आप पढ़ेंगे तो इनका नाम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो थॉमस आर डाई को अगर आप लिखेंगे अपने एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी लिखते तो भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। थॉमस आर डाई, सिंपल सी बात है, थॉमस आर डाई ने साफ शब्दों में कहा कि जो ये नीति विश्लेषण होता है, ये जो लोक नीति का विश्लेषण किया जाता है, ये सिंपल सा क्या है, ये सरकार की कार्यवाही के कारण हमें बताती है और ये उसके परिणामों को हमें बताती है और अच्छे से हमें इसका विवरण और स्पष्टीकरण देती है। इन्होंने कहा कि जो नीति विश्लेषण है वो हमें सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही और सरकार के द्वारा जो कार्यवाही की गई उसके कारण, उसके पीछे क्या कारण थे ये बताती है, साथ में उसके क्या परिणाम निकले ये बताती है। ठीक है, तो थॉमस आर डाई ने यही कहा कि सरकार जो भी मतलब नीति बना रही है, सरकार जो भी कार्य कर रही है उसके बारे में हमें ये बताती है। नीति विश्लेषक स्पष्ट रूप से ऐसे व्याख्याओं का विकास करना चाहते हैं जो एक से अधिक नीति के निर्णय या स्थिति के अध्ययन पर लागू हो सके। ऐसी व्याख्याएं जो लंबे समय तक विविध स्वरूपों के लिए आवश्यक बनी रहें। अब यहाँ पर एक शब्द आया है नीति विश्लेषक। नीति विश्लेषक क्या होता है इसको आप समझ लो। नीति विश्लेषक मतलब जो नीति का विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, विश्लेषक मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, ये जो अभी मैंने आपको विश्लेषण पढ़ाया था, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ आप समझ लो जांच करना। तो ठीक है, नीति विश्लेषण का मतलब यही होता है, नीति की जांच की जा रही है अच्छे से, पूरी तरह की जो नीति है वो सही है या नहीं, किस समस्या को लेकर बनाई गई है, मूल्यांकन करना है उसका, नीति अगर पहले लागू की गई थी तो क्या रिजल्ट आया था सामने, सारी चीज़ें जांच की जाती हैं, यही होता है नीति विश्लेषण। नीति विश्लेषण में अब कौन लोग करते हैं, तो कई सारे सरकारी अफसर होते हैं, कई सारे नेता होते हैं, कई सारे विपक्ष में बहुत सारे लोग होते हैं जो नीति का विश्लेषण करते हैं सरकार की। तो मुख्य रूप से जो सरकारी अफसर वगैरह होते हैं वही नीति विश्लेषक के रूप में कार्य करते हैं। वो देखते हैं कि नीति में क्या पहले कमियां रह गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जो नीति विश्लेषक होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, वो ऐसी नीति लागू करने का प्रयास करते हैं, ऐसी नीति सामने लाने का प्रयास करते हैं जो आवश्यक हों, जो सही हों, जो लंबे समय तक आवश्यक बनी रहें, ऐसी नीति लाने का प्रयास करते हैं। सिंपल सी बात है, ये जांच करते हैं, जांच में बार बार जो खामियां होती हैं, जो गलतियां रह जाती हैं नीतियों में, उसको दूर करने के लिए सरकार को बोलते हैं या ऐसे मतलब सुझाव रखते हैं जिससे कि जो नीति है वो और भी ज़्यादा अच्छी बन सके, सही रूप से लागू हो सके। तो वैसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बताऊं तो नीति विश्लेषक में ना, जैसे नॉर्मली सरकार जब नीति बना रही है तभी वो उसका विश्लेषण करेगी नीति का, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी कई बार जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी सरकार की नीतियों को जांचने लगते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि अभी सरकार ने जीएसटी बिल लाया था कुछ सालों पहले, जो अभी ये नरेंद्र मोदी जी की ये जो सरकार थी बीजेपी की, तो अभी जब ये जीएसटी बिल इन्होंने लाया, जीएसटी लागू कर दिया पूरे देश में, या इसके अलावा दूसरे जो अन्य बिल इन्होंने लाए, तो उसके खिलाफ कई सारे मतलब आंदोलन हुए, या जो विपक्ष के नेता थे वो एकजुट हुए, या विपक्ष के नेताओं ने उन नीतियों के खिलाफ कई सारी बातें लोगों को बताई। स्पष्ट रूप से कई बार जो विपक्ष के नेता होते हैं वो साफ तौर पर कई सारी खामियों की ओर संकेत करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो नीति है सरकार की, वो उसमें ये गलतियां हैं, अगर वो नीति लागू हो गई तो उससे ये परिणाम सामने आएगा। मतलब क्या है, कुल मिलाकर वो लोग भी कई बार नीति विश्लेषक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक तकनीक के रूप में देखो दोस्तों, ये जो नीति विश्लेषण है ना, इसे एक टेक्नोलॉजी के रूप में एक टेक्नोलॉजी के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एक तकनीक के रूप में लिखा आ रहा है। एक टेक्नोलॉजी के रूप में कहने का मतलब ये है कि सरकार वगैरह या जब भी कोई भी संस्था नीति को लागू करती है, नीति बनाती है, तो वो एक बार उसका विश्लेषण भी करवा लेती है ताकि कुछ खामियां हैं तो उसको दूर किया जा सके और हमारी नीति अच्छी रूप से लागू हो सके, अच्छी नीति कहलाए। एक तकनीक के रूप में नीति विश्लेषण लोक नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन और मापने के लिए तथ्यों का उपयोग करता है। इसके उद्देश्यों के दो पहलू हैं। यह न्यूनतम लागत से निम्न पक्षों के बारे में अधिकतम सूचनाएं मुहैया कराता है।
प्रस्तावित नीतियों के संभावित परिणाम, पहले अपनाई गई नीतियों के वास्तविक परिणाम। सिंपल सी बात है, एक तकनीक के रूप में नीति विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और इसके जो मुख्य दो उद्देश्य होते हैं वो दो हैं। यहाँ पर इसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि ये कम से कम लागत में अपनी एक अच्छा नीति विश्लेषण कर सके, जिसमें कि ये जो नीतियां हैं उसके संभावित परिणाम को बताने का प्रयास करती हैं। संभावित परिणाम का मतलब है कि अगर किसी नीति को लागू किया जाएगा तो भविष्य में उसके क्या परिणाम निकलेंगे, फ्यूचर में क्या परिणाम निकल सकते हैं, ये बताने का प्रयास किया जाता है नीति विश्लेषण के द्वारा। इसके साथ ही नीति विश्लेषण का एक उद्देश्य ये होता है कि जो वास्तविक हकीकत में जो नीतियां लागू की गई हैं उनका क्या परिणाम निकला है, उसका क्या वास्तविक परिणाम, एक्चुअल में उसका क्या रिजल्ट सामने आया है, ये भी बताने का प्रयास करती हैं, नीति विश्लेषक करते हैं। तो ये दो उद्देश्य होते हैं नीति विश्लेषण के दौरान, आपको समझ में आ गए। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ पे लिए आएगा, इन दोनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधियों, अलग अलग कानूनों और अलग अलग प्रस्तावों का प्रयोग किया जाता है। जो प्रमुख विधियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि प्रणालियों का विश्लेषण, जिसे सिस्टम विश्लेषण कह देते हैं, लागत लाभ विश्लेषण, बजट प्रस्तुति के नए प्रस्ताव, नीति प्रयोग, नीति विश्लेषण। तो कई सारे तरीके हैं जिससे के द्वारा नीति विश्लेषण किया जाता है, या इन उद्देश्यों को, ये जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो कई सारे तरीके हैं, इसी में से एक नीति विश्लेषण भी है यहाँ पर। तो इससे कई सारे तरीके हैं जिससे पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि किसी पॉलिसी के फ्यूचर में क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम सामने आ सकते हैं, या बस वास्तविक रूप में क्या परिणाम सामने आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा समझाने वाली नहीं है, अगर आपको रटना हो तो आप इसे रट सकते हो, नॉर्मली रटने लायक चीज़ें हैं ये, हल्का सा समझ लो अपने आप भी। बजट प्रस्तुति के नए प्रस्ताव, जैसे कि बजट के दौरान कोई प्रस्ताव, मतलब बजट की से संबंधित कोई नीति बनाई जा रही है तो उस दौरान उसकी जांच के लिए कोई नया प्रस्ताव ले आया गया, कुछ ऐसा। तो ये चीज़ें रटने वाली, ज़्यादा समझाने वाली है नहीं, इसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इतना आपके लिए बहुत है। अब थोड़ा सा नीति विश्लेषण को मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि जो नीति विश्लेषण है वो उपशाखा के रूप में आज के टाइम पर हम देखते हैं। इसका ये कोई टॉपिक नहीं है दोस्तों, एक बड़ा टॉपिक है ये। हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं है, नीति विश्लेषण अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक, जैसे कि एक मॉनिटर होता है, एक वाइस मॉनिटर होता है, सॉरी एक सब मॉनिटर कह लो, वाइस मॉनिटर जो भी है, प्रिंसिपल होता है, एक होता है वाइस प्रिंसिपल, तो इसे आप वाइस प्रिंसिपल कह लो, सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है नीति विश्लेषण का। तो उपशाखा के रूप में ये कार्य करता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीति विश्लेषण के चरण। नीति विश्लेषण के चरण निम्न हैं, तो एक एक करके नीति विश्लेषण के चरणों को भी हम देख लेते हैं। लास्ट टाइम डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चरण बताइए, जो स्टेप्स हैं नीति विश्लेषण के वो बताइए। हालांकि बात याद रखना, अगर उसने सिर्फ आपसे स्टेप भी पूछा है ना, तब भी आप यहाँ की बातें बताएंगे, नीति विश्लेषण क्या होता है ये भी आप बता देना वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पेजेस का आंसर लिखना पड़ता है, तो हमें तो सारी बातें लगभग उसको बतानी है, और वो भी उम्मीद करता है आप उसको सारी बातें समझाओ। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो चरण है, जो स्टेप्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया है, और इसीलिए मैंने आप इस वीडियो में इसको ऐड भी किया है। DOSL की मैंने एक बार रीडिंग भी देखी थी, तो उसमें चरण कहीं भी दिया भी नहीं था, लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो हम इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी ये ऐड है। तो डायरेक्टली बात कर रहे हैं नीति विश्लेषण के चरणों की। देखो दोस्तों, नीति विश्लेषण का जो पहला चरण है वो है अंतर्निहित समस्या की पहचान। सिंपल सी बात है, पहले चरण में, पहले स्टेप में समस्या की पहचान की जाती है, प्रॉब्लम क्या है ये देखा जाता है। रीड करके बताता हूँ। विश्लेषणात्मक प्रस्ताव के लिए पहला कदम इस बात का पता लगाना है कि कहाँ और क्यों कोई समस्या है। उदाहरण के तौर पर गंगा के लिए वैकल्पिक प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की खोज करने वाले एक पर्यावरणविद, एक इन्वायरमेंटलिस्ट को पता चलेगा कि औद्योगिक कचरा नदी में डालने के कारण पानी प्रदूषित हो रहा है। समस्या के संदर्भ की पहचान करने के बाद अगला कदम और उनका सामना करते हुए उद्देश्यों का निर्धारण करना। सिंपल सी बात है, पहला है कि समस्या देखनी होती है। पहले आप जब नीति विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसका मतलब होता है जांच करना, ठीक है। आप किसी नीति की जांच कर रहे हैं स्पेशली, बट हाँ एक चीज़ याद रखना भाई दोस्तों, कि एग्ज़ाम में आप जांच मत लिखना, वहाँ पे विश्लेषण लिखना। मैं बस ज़मीनी स्तर पर समझाने के लिए मैंने जांच शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। जांच मतलब छानबीन करना,
ज़मीनी स्तर पर बस समझाने के लिए प्रयोग किया। तो पहला जो चरण है नीति विश्लेषण का वो है समस्या की पहचान करना। अब कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो आप ध्यान दो यहाँ पर कि समस्या क्या है, पहले ये देख लिया जाता है कि जैसे कि अब एक पॉलिसी बना दी गई कि जो गंगा नदी है उसको साफ़ किया जाना है। अब जब नीति विश्लेषण किया जाएगा तो वो ऐसे किया जाएगा कि भाई समस्या क्या है। देखो अब समस्या वो देख रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। वाक़ई में ये एक समस्या है या नहीं, पहले ये देखा जाएगा। तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है कि भाई ये समस्या है कि जो गंगा की नदी है वो प्रदूषित हो चुकी है। समस्या हमने देख ली कि हाँ, ये समस्या है कि जो नदी है हमारी वो पॉल्यूटेड है, वो गंदी हो चुकी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, इसके बाद हम अपना उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इसी वाले स्टेप में, इसी चरण में हम उद्देश्य भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो उद्देश्य हमने देख लिया कि देखो भाई गंगा नदी जो है वो गंदी हो चुकी है, वो प्रदूषित हो चुकी है। बोलते हुए वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो गंगा जो नदी है वो प्रदूषित हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, तो हमें कुछ करना है या नहीं, ये अब ये देख लिया जाता है। तो अब यहाँ पे उद्देश्य सामने आता है कि नहीं भाई, पॉल्यूशन हो चुका है नदी का, नदी गंदी हो गई है, पानी उसका साफ़ नहीं है, तो अब हमें इसको साफ़ भी करना है। पानी जो है प्रदूषित हो चुका है, इसको हमें सही करना है। तो हम यहाँ पे उद्देश्य भी डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे बात को समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई कि जो पहला चरण है उसमें हम समस्या देखते हैं और उद्देश्य देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी है या नहीं, हमें समस्या को सॉल्व करना है या नहीं, या हमारा उद्देश्य क्या है कोई भी पॉलिसी बनाने का, ये एक बार तय कर लिया जाता है पहले स्टेप में। तो सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो नीति चयन के लिए विकल्पों का निर्धारण। अब वो जो सेकंड चरण है, अब इसमें विकल्प देखे जाते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं नीति को लागू करने के लिए। बात को समझो, यहाँ पे हमने देख लिया कि समस्या क्या है, हमने उद्देश्य देख लिया। देखो हमने समस्या देखा कि समस्या है भाई जो गंगा नदी है वो प्रदूषित हो चुकी है। हमने उद्देश्य डिसाइड कर लिया कि अब हमें भाई गंगा नदी को साफ़ करना है। अब सेकंड चरण में नीति को लागू करने की बात आती है कि हम कौन सी नीति चुनें, कौन सा विकल्प चुनें। हमें गंगा नदी को साफ़ करना है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन गंगा नदी को साफ़ कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, क्या विकल्प हमारे पास हैं, ठीक है, उसको लागू करना है। तो हम कौन सा विकल्प चूज़ करें, वो सारी चीज़ें सेकंड स्टेप में होती हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अगला जो ये जो चरण है वैकल्पिक कार्यवाहियों का निर्धारण करता है। ये सरकारी हस्तक्षेप का कुछ भी स्वरूप हो सकता है, कैसे किसी भी तरह से इसके द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। इसके द्वारा इस चरण में यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि किसी खास स्थिति में किस प्रकार का हस्तक्षेप निर्धारित सर्वाधिक सकारात्मक हो सकता है। मतलब ये कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी समस्या है, किसके ऊपर सरकार नीति बना रही है, क्या उद्देश्य हैं सरकार के, तो उसी के हिसाब से सरकार एक्शन लेती है या उसी के हिसाब से सरकार नीति को लागू करती है। अब हमारा जो उदाहरण है पुराना वाला अभी गंगा नदी का, उसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुछ ऐसा है सेकंड स्टेप में कि जो गंगा नदी का प्रदूषण है इस पर विचार करते हुए इसको साफ़ करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न तरीके सरकार के द्वारा अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि सरकार निम्न तरीके अपनाएगी, जैसे कि जो प्रदूषण फैलाने वाले लोग हैं नदी का, उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है सरकार, है ना। सरकार नियम बना सकती है कि कोई भी भाई कचरा अगर फेंकेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार यह आवश्यक समझ सकती है कि शहरों और कस्बों के संबंधित उद्योगपति एवं व्यापारी नदी में कचरा और प्रदूषित पानी फेंकना बंद कर दें। सरकार ये भी देख सकती है कि जो भी उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, जो नदी में कचरा फेंक रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं नदी को, वो बंद करें, प्रतिबंध लगा दे सरकार इसके ऊपर। ठीक है, प्रतिबंध लगा दे, नियम बना दे सरकार कई तरह कड़े। तो इस तरीके से सरकार कार्यवाही कर सकती है। इसके साथ ही सरकार छूट देने के रूप में भी कुछ उद्योगपतियों के ऊपर ये जुर्माना लगा सकती है कि अगर आप इतना कचरा फेंकते हैं नदी में, या इतना आसपास कचरा फेंकते हैं तो आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा, या आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, और आपको जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो उपकरण हैं, जो टूल्स हैं, वो खरीदने पड़ेंगे। सरकार ऐसा करती है, कई सारी इंडस्ट्रियों में होते हैं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारे पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार कर सकती है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से कचरे की सफाई का काम करवा सकती है। तो ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने फर्स्ट
फर्स्ट स्टेप में हमने देख लिया, फर्स्ट चरण में कि समस्या की पहचान की गई, उद्देश्य निर्धारित किए गए, और सेकंड चरण में हमने देखा कि विकल्प चूज़ किया जाता है कि आखिर किस तरीके से हमें अपनी नीति को लागू करना है, कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे गंगा नदी का उदाहरण मैंने दिया था, तो इस तरीके से सरकार कदम उठा सकती है, और अब इसमें भी सरकार देखेगी कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है और उसी को वो चूज़ करेगी। कई सारे विकल्प होते हैं, कई सारे ऑप्शन सामने होते हैं, तो उसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसे चूज़ करने का प्रयास किया जाता है। कठिनाइयों की पहचान होने और अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध होने के बाद वैकल्पिक, अब कई जो भी सूचनाएं हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है कि सर अगर आप इस नीति को लागू करोगे तो ये रिज़ल्ट आएंगे सामने, अगर आप इस नीति को लागू करोगे तो ऐसे रिज़ल्ट आएंगे। कई सारे विकल्पों को देख लिया जाता है, कई सारी समस्याओं या सूचनाओं को देखने के बाद उसमें परिवर्तन करके नीतियों को लागू किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा मुझे पढ़ाने में टाइम नहीं लगाना इसमें, तो आप इसे रीड कर सकते हो, समझ में तो आ ही गया होगा। इम्पॉर्टेंट है, समझ में आ गया आपको, और ये आप लिख भी देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसा कम ही हो पाता है कि जब समस्या की पहचान के बाद उपयुक्त यानी कि सही कार्यवाही का चयन किया जाता हो। बहुत कम होता है ऐसा, और क्या, समस्या की पहचान तो कर ली जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या को किस तरह से सॉल्व किया जाए ऐसा बहुत कम देखा जाता है। गंगा नदी प्रदूषित है, ये समस्या तो कब की देखी जा चुकी है। यमुना नदी की को साफ कराने का अभियान कब का छेड़ा जा चुका है, लेकिन आज तक हमने अभी ऐसा कोई खास रिजल्ट देखा नहीं, तो कार्यवाही जो है वो उपयुक्त नहीं हुई है। तीसरा जो चरण है नीति विश्लेषण का, थर्ड स्टेप में देखा जाता है कि विकल्पों की भविष्यवाणी मूल्यांकन। जो थर्ड स्टेप है उसका नाम है विकल्पों की भविष्यवाणी मूल्यांकन। कहने का मतलब यह है कि इसमें देखा जाता है कि जो विकल्प हैं उसके क्या क्या परिणाम निकलेंगे। आपके पास 5 विकल्प थे, जिसमें से आपने आप चाह रहे हैं कि आप एक को लागू करें, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को लागू ना करें, तो आप ऐसा करने से पहले आप उसके परिणाम देखोगे ना, कि आखिर क्या भविष्य में कोई पॉलिसी के क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में यही देखा जाता है, भविष्यवाणी की जाती है कि सर या जो सरकार है वो अगर इस नीति को लागू करेगी, ए नीति को लागू करेगी तो इसके ये रिज़ल्ट सामने आएंगे, बी नीति को लागू करेगी तो इसके ये रिज़ल्ट सामने आएंगे। साथ में ही इसमें ध्यान देना, साथ में ही ये जो विकल्प है इसमें ये भी देख लिया जाता है कि नीति को लागू करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया। नीति को लागू करने से पहले भी रिजल्ट देख लिया जाता है, भविष्य कर दी जाती है, और साथ में जो नीति लागू हो चुकी है तो उसके बाद क्या रिजल्ट आ रहा है ये भी देखा जाता है थर्ड स्टेप में। यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे ये मूल्यांकन किया जाता है। अब पढ़ के एक बार बताता हूँ। जब अंतर्निहित समस्या की पहचान हो जाती है और नीति का चयन के विकल्पों का निर्धारण हो जाता है, तब सवाल उठता है कि प्रत्येक विकल्प को के क्या परिणाम आएंगे सामने। इसके लिए नीति विश्लेषक परिणामों को की भविष्यवाणी करने वाले एक प्रासंगिक प्रतिमान, एक मॉडल, प्रतिमान मतलब मॉडल की देख लेते हैं कि इस तरीके के रिजल्ट सामने आएंगे। तो ये तय कर किया जाता है थर्ड स्टेप में। प्रदूषण नियंत्रण की समस्या के मामले में अगर हम गंगा नदी के एग्जाम्पल को ले लें दोबारा से, तो प्रदूषण नदी के सामने समस्या के मामले में जिन मॉडल्स या जिन प्रतिमानों की ज़रूरत होगी वे अत्यंत जटिल होंगे। वैसी स्थिति में विश्लेषक को कि एक ऐसा प्रतिमान बनाना होगा जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और जलवायु की स्थितियों में गंगा के पानी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तभी वह पानी की गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के वैकल्पिक उपाय और मात्राओं के बारे में परिणामों की भविष्यवाणी कर पाएगा। देखो सिंपल सी बात है, जब परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है तो कई सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम गंगा नदी का वापस से उदाहरण ले लें, तो जो प्रदूषण की समस्या है अगर हमें उसको हल करना है पानी में प्रदूषण की समस्या को, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, वो कौन कौन सी जलवायु की स्थितियां हैं जो गंगा नदी के पानी को गंदा कर रही हैं, उस पर प्रभाव डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही विकल्पों के सही परिणाम, सही कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें की भी जाती हैं। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो जितना भी प्रदूषण का शब्द आया ये एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, यहाँ पे चरण में एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे 3 चरणों में मैंने आपको कई सारी बातें बता दी। पहले में आपने देखा कि अंतर समस्या की पहचान की गई, दूसरे में आपने देखा विकल्पों का निर्धारण किया गया, तीसरे में विकल्पों की भविष्यवाणी कर दी गई, और तीसरे में याद रखना
लागत और लाभ को भी देख लिया जाता है कि किस नीति को लागू करने से कितना लाभ होगा या कितनी लागत आएगी, या किस कम बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परिणाम कैसे हमें मिल सकता है। ये सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। नीति विश्लेषण का एक चौथा चरण भी है चयन की प्रक्रिया। इसमें निष्कर्षों की भविष्यवाणी में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किया जाता है। अब बात को समझिए। देखिए, जो नीति विश्लेषण है, जो पॉलिसी एनालिसिस है, उसके मेनली 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में समस्या की पहचान की जाती है मुख्य रूप से, और उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाता है कि आखिर उस समस्या को क्यों सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो दूसरा चरण है, उसमें तय किया जाता है कि विकल्पों हमें कौन कौन सी कार्यवाही करनी है। ठीक है, जो दूसरा चरण है उसमें कार्यवाही निश्चित कर ली जाती है कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिससे हम किसी समस्या को हल कर सकते हैं। तो जो कार्यवाहियाँ की जानी है, जो कार्य किए जाने हैं समस्या को सॉल्व करने के लिए, वो निर्धारित करने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, एक तरह से विकल्प ढूंढ लिए जाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन इसमें सेकंड स्टेप में तय कर लिए जाते हैं कि कितने ऑप्शन हमारे पास किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए है। तीसरा जो विकल्प है उसमें सभी जो जो हमने तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो चरण है, उसमें हम जितने भी विकल्प हमारे पास थे, जितने भी ऑप्शन हमारे पास थे, उनकी भविष्यवाणी की जाती है और उसका मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जितने भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं वो फ्यूचर में क्या हमें, मतलब क्या रिजल्ट दे सकते हैं, ये तय कर लिया जाता है। और चौथे चरण में जो भविष्यवाणी सबसे ठीक लगती है उसको चूज़ कर लिया जाता है। मतलब उस विकल्प को, उस ऑप्शन को चूज़ किया जाता है जिसकी भविष्यवाणी सब सर्वश्रेष्ठ होती है। मतलब हमारे पास मान लो, देखो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में हमने 4 विकल्प या जो जितने भी विकल्प हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको निर्धारित करते हैं। जैसे कि मान लो कि गंगा नदी को साफ़ करने के हमारे पास 4 तरीके थे कि गंगा नदी को हम कैसे स्वच्छ या प्रदूषण रहित रख सकते हैं। अब इन चारों ऑप्शनों को हमने सामने रखा सेकंड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इनके हमने भविष्यवाणी कर दी कि फ्यूचर में अगर हम ए विकल्प को अपनाएंगे तो फ्यूचर में इसका ये रिजल्ट आएगा, एक्स वाई जेड ये रिजल्ट इसका आएगा, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, बी वाले की हम भविष्यवाणी कर देते हैं थर्ड स्टेप में, सी की भी कर देंगे, डी की भी कर देंगे। मतलब हम ये बता देंगे कि अगर हम जिस भी ऑप्शन को चूज करेंगे तो भविष्य में उसके ये परिणाम निकल सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जो विकल्प हमें सबसे ज़्यादा ठीक लगता है कि जिस विकल्प को अपनाने से हमारा भविष्य में एक अच्छा रिजल्ट आएगा पॉलिसी का, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली नीति विश्लेषण के अलग-अलग चरणों की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट टाइम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कई बार आप देखेंगे कि कहीं-कहीं पर 5 स्टेप भी बताए जाते हैं, लेकिन वो 5 स्टेप भी इन चारों में से ही बताए जाते हैं। कई बार पहले स्टेप में से जो समस्या है और जो उद्देश्य है इसको अलग-अलग भी कर दिया जाता है, तो 2 स्टेप हो जाते हैं। बट यहाँ पे आपको 4 स्टेप बताए गए हैं, आप 4 को ही लिखिए और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ आपके लिए यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पे हमें थोड़ी-सी बात करनी है नीति विश्लेषण के प्रकारों की। अब ये क्या है, हल्का-सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। देखो, नीति विश्लेषण के अगर मैं प्रकारों की बात करूँ तो पहला प्रकार है भावी और पूर्वव्यापी विश्लेषण। अब ये क्या होता है? देखो, भावी भावी जो विश्लेषण है, जो पूर्वव्यापी विश्लेषण है, ये जो विश्लेषण है ये कुछ ऐसा है कि जो भावी विश्लेषण है वो फ्यूचर बताता है कि अगर आप किसी पॉलिसी को अपनाते हैं तो उसका फ्यूचर में ये रिजल्ट सामने आएगा। ये इस तरह से नीति का विश्लेषण करता है। ठीक है, रिजल्ट बताता है फ्यूचर में क्या होगा। और जो पूर्वव्यापी है वो पहले पॉलिसी अपनाई गई थी उसका क्या वास्तविक रिजल्ट, एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया था, इसके बारे में बताता है। बात को समझिए, जो पूर्वव्यापी विश्लेषण है वो बताता है कि पहले इसका रिजल्ट, किसी भी पॉलिसी का क्या रिजल्ट आया है, इस बात पर ये पूरा का पूरा ध्यान लगाता है, और उसी के आधार पर फिर भावी विश्लेषण तय करता है कि भविष्य में किसी नीति का रिजल्ट क्या आ सकता है। बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। पूर्वव्यापी विश्लेषण, जो पहले नीतियाँ लागू की गई थी उनका क्या रिजल्ट सामने आया है, आ चुका है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकला है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो हमने यहाँ पे भावी और पूर्वव्यापी को समझ लिया। मानकीय की बात की जाए, मानकीय विश्लेषण की, तो जो मानकीय और सकारात्मक विश्लेषण है उसमें जो मानकीय विश्लेषण है ये पूरा मुख्य ध्यान केंद्रित करता है
कि जो भी समस्या है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से समस्या पर ध्यान देता है कि आखिर समस्या को हम, जो भी मुद्दे हैं उनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, आखिर क्या तरीके हैं। तो मेनली ये इस पर फोकस करता है। और जो सकारात्मक विश्लेषण है वो मुख्य रूप से नीति का विश्लेषण करते समय जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मूल्य होते हैं, मूल्य मतलब अभी बताता हूँ, यहाँ पे मूल्य मतलब प्राइस नहीं है, ये जो मूल्य होते हैं इनको साइड रख देता है, इनको दूर रखता है, बाहर रखता है नीति की जांच करते समय। देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान के अंदर मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी पॉलिसी को अपनाने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा कि जो XYZ जो भी पॉलिसी है, हो सकता है फ्यूचर में अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो ये पॉलिसी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे सकती है। हो सकता है कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो गंगा नदी का पॉल्यूशन ओवर द टाइम अपने आप ही ख़त्म हो सकता है। तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए पॉल्यूशन को हटाने से संबंधित। तो हम जब ऐसी बात करते हैं तो हम यहाँ पर मूल्य को ऐड करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। वैल्यूज़ मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे हम अपनी भावनाओं को ऐड कर लेते हैं। लेकिन सकारात्मक विश्लेषण इन सभी चीज़ों को दूर रखता है और एग्जैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग नीति की जांच करता है। अब चाहे वो वहाँ पे अपनी भावना या अपनी मन को वहाँ पर नहीं देखता कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है भाई ये नीति अच्छी काम कर जाए फ्यूचर में। अंदाज़ा वगैरह कुछ नहीं, बस रूल्स के अकॉर्डिंग देख लेता है क्या चीज़ें कैसी हैं, उसी के अकॉर्डिंग नीति की जांच ये करता है। तो यहाँ पे हमने नीति विश्लेषण के प्रकारों को थोड़ा सा समझ लिया, और यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से नीति विश्लेषण को पूरी तरह कवर किया है। लेकिन नीति विश्लेषण की अपनी कुछ सीमाएं हैं, नीति विश्लेषण की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं, तो उन्हें भी अभी हमें समझना है कि नीति विश्लेषण अभी तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा था, बहुत आसान लग रहा था कि आसानी से हम नीति को जांच कर लेते हैं नीति की, जिससे कि नीति आज आगे चलकर अच्छा रिजल्ट हमें देती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या है लिमिटेशंस, क्या इसकी बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएँ हैं? तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए यह कहना कठिन हो सकता है कि भविष्य के समाज की समस्याओं को के लिए नीति विश्लेषण हल ढूंढ सकता है। देखो कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि नीति विश्लेषण भविष्य की समस्याओं को हल करने के लिए एक अच्छी चीज़ें मतलब ढूंढ सकता है, वो हल ढूंढ सकता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है किसी भी भविष्य की समस्या के लिए। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा क्योंकि जो भविष्य है वो अनिश्चित है। अब खुद ही सोचो, कभी किसी ने सोचा था कि कोविड-19 जैसी महामारी भी दुनिया में आ सकती है? नहीं सोचा था। तो ये आ गई, तो मतलब क्या है? कभी किसी ने हमने नहीं सोचा था कि कभी लॉकडाउन जैसी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। हमने कर्फ्यू वगैरह के बारे में सुना था, लेकिन लॉकडाउन के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था या कभी पढ़ा भी नहीं था। हालाँकि जब कोविड-19 फैल रहा था तब मैंने उस दौरान पढ़ लिया था, समझ लिया था क्या है, लेकिन फिर भी ये बहुत नई चीज़ थी हमारे लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो भविष्य है वो अनिश्चित है, और जब भविष्य या फ्यूचर अनिश्चित है तो नीति विश्लेषण ये दावा नहीं कर सकता कि वो भविष्य के लिए एक सही हल ढूंढ सकता है। तो इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि फ्यूचर जो है वो कंफर्म नहीं है। इसके साथ ही जो पेशेवर शोधकर्ता हैं वो अक्सर अपने विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या अलग अलग करते हैं। स्वाभाविक रूप से शोधों के परिणामों की इन वैकल्पिक व्याख्या के कारण बिल्कुल अलग नीतिगत परामर्श सामने आ सकते हैं। कहने का मतलब है जो अलग अलग शोध करते हैं, जो रिसर्च करने वाले जो लोग हैं, पेशेवर मतलब जो अलग अलग पैसे लेकर या जो प्रोफेशनली जो रिसर्च करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग रिजल्ट या विश्लेषण करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 10 शोधकर्ता हैं तो 10 में से जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी किसी भी नीति को लेकर अलग-अलग विचार अपने रखेंगे, अलग-अलग उसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक समस्या दिखाई देती है, ये भी एक हमें सीमा दिखाई देती है कि यहाँ पर हमें एकरूपता नहीं देखने को मिलती। तो जितने भी शोध हैं उसके जो अलग-अलग परिणाम हैं हमें देखने को मिलते हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जितने भी शोधकर्ता हैं वो एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते। इसके साथ ही एक बात ये भी है, जब समस्याओं को लेकर आम सहमति नहीं होती कि समस्या क्या है, तब नीति विश्लेषण समस्या का हल मुहैया नहीं करवा सकता। कई बार हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, यही एक इशू होता है कि हम जो नीतियाँ बना रहे हैं आखिर वो किस समस्या को लेकर है, आखिर वो समस्या कहाँ से पैदा हो रही है, आखिर वो समस्या कैसे हल हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जब कन्फ्यूज़न हो तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है नीति विश्लेषण कर पाना। इसके साथ ही यह सरकार के लिए भी कठिन है कि वे समाज की सभी या अधिकांश समस्याओं को हल कर दें। सरकार पर बाहर और भीतर से कई शक्तियों का दबाव बना रहता है, जिनमें जनसंख्या वृद्धि, पारिवारिक जीवन की जनसंख्या, वर्ग संरचना, धार्मिक आस्थाएं, संस्कृतियों की भिन्नताएं,
एवं भाषाएं, वित्तीय संसाधन आदि शामिल हैं। सरकार आसानी से इनका प्रबंधन नहीं कर सकती। कुछ सामाजिक व्याधियां अत्यंत जटिल हैं। कहने का मतलब है जो सरकार है वो भी कुछ जो नीतियां हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं फेस करती है। सरकार के पास भी रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो सारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी डिमांड है व्यक्तियों की, वो पूरी कर पाए। यह भी देखा गया है कि जो व्यक्ति नीतिगत शोध कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वे कार्यक्रम के प्रशासक भी होते हैं, जो अपने कार्यक्रम के सकारात्मक निष्कर्षों को जो पॉजिटिव निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है, उसको सिद्ध करने में दिलचस्पी ले सकते हैं। यह आवश्यक है कि शोध को नीति क्रियान्वयन से अलग किया जाए, लेकिन ऐसा हो पाना कठिन लगता है। देखिए, एक यहाँ पर लिमिटेशन, एक सीमा ये है कि जो नीति विश्लेषण है, नीति विश्लेषण का जो कार्य है कई बार वो प्रशासक वर्ग के पास ही होता है। वही अधिकारी नीति का विश्लेषण कर रहा है, नीति का शोध कर रहा होता है, जो नीति को बना रहा होता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति नीति को फ्रेम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जिनका एक योगदान है नीति को बनाने में, जब वही लोग नीति का विश्लेषण करेंगे, नीति को जांचेंगे, तो वो मैक्सिमम नीति के जो सकारात्मक पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन्हीं को दर्शाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा ज़्यादातर होता भी है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ये एक लिमिटेशन है, और इस नीति का जो शोध का जो कार्य है, रिसर्च करने का जो कार्य है, वो नीति बनाने के कार्य से अलग होना चाहिए, जो होना कठिन है। इसके साथ ही नीति विश्लेषण की एक और सीमा यह है कि समाज की जटिल जो व्याधियाँ हैं, यानी कि जो बाधाएं हैं, उनको देखते हुए विश्लेषक प्रस्तावित नीतियों के प्रभाव की भविष्यवाणी कर पाने में विफल होते हैं। अब समाज में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब जैसे कि अभी मैंने कोविड-19 महामारी का नाम दिया, तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी इंसान जल्दी कल्पना नहीं कर पाता। एक नॉर्मली इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ऐसी-ऐसी समस्याएं भी आगे आ सकती हैं। तो इसलिए जो नीति विश्लेषण है उनके लिए एक समस्या पैदा हो जाती है कि वो किस तरह एक सही भविष्यवाणी कर पाएँ फ्यूचर में। जैसे कि कई बार जो स्टॉक मार्केट है उसको लेकर भी कई जानकारों के द्वारा कई सारी भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन कई बार दो देशों के बीच में आपस में युद्ध हो जाता है या टेंशन क्रिएट हो जाती है ना, दो देशों के बीच में आपस में। तो कई बार जो अलग-अलग जो मटेरियल हैं उनके दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, महंगाई तेज़ी से बढ़ जाती है, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है काफ़ी। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, जिससे कि नीति विश्लेषण सब मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ पर अपना डिसीज़न नहीं दे पाते। इसके साथ ही व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार के संबंध में जानकारी के अभाव में सामाजिक वैज्ञानिक नीति निर्माताओं को सटीक परामर्श दे पाने में असफल साबित होते हैं। जिस तरह सामाजिक वैज्ञानिक कई विरोधाभासपूर्ण परामर्श देते हैं, उससे संकेत मिलता है कि किस तरह सामाजिक समस्याओं के बारे में विश्वसनीय विज्ञान सम्मत ज्ञान की कमी है। मतलब ये है कि जो सिंपल सी बात है, कई बार जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं या जो जानकार व्यक्ति है, वो भी एक सही परामर्श दे पाने में असफल साबित होते हैं। एक सही सलाह दे पाने में वो कई बार असफल साबित होते हैं। कई बार उनके जो विचार हैं वो आपस में एक दूसरे को के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर नीति विश्लेषण की समस्याओं में। ये सारी चीज़ें लिमिटेशन है नीति विश्लेषण की। तो यहाँ तक हमने नीति विश्लेषण को, पॉलिसी एनालिसिस को अच्छे से समझ लिया। और एक बात याद रखना कि भले ही नीति विश्लेषण की कई सारी सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी नीति विश्लेषण का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नीति विश्लेषण एक ज़रूरी चीज़ है, जिससे कि एक नीति की अच्छे से जाँच होकर नीति की जो सकारात्मक चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।